स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मोर्चे पर अब तक बैकफुट पर चल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आक्रामक हो। इस समुद्री रास्ते से ईरान का कब्जा हटाने की मुहिम में मित्र देशों का साथ न मिलने के बाद ट्रंप ने एकला चलो की राह पकड़ी। अकेले हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान के ठिकानों पर हमला शुरू किया और इसके लिए सहारा लिया अपने 2200 किलो के महाविनाशक बम का। 2200 किलोग्राम का पहला बम, 2200 किलोग्राम का दूसरा बम, 2200 किलोग्राम का तीसरा बम, 2200 किलोग्राम का चौथा बम, 2200 किलोग्राम का पांचवा बम। ऐसे अनगिनत बमों की खेप अमेरिका के सबसे खौफनाक बॉम्बर B-1 लॉन्चर में लादी गई। इस बॉम्बर ने उड़ान भरी। निशाने पर थी हॉर्मुज स्ट्रेट के किनारे बनी ईरान की मिसाइल फैक्ट्री। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान की तटरेखा पर मौजूद ईरानी मिसाइल ठिकानों पर 2200 किलोग्राम वजनी डीप पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बम से बड़ा हमला किया है। ये हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास किए गए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक जिन ठिकानों पर हमला किया गया वहां ईरान के एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम मौजूद थे, जो अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी मिसाइल साइट पर हुआ यह अब तक का सबसे खौफनाक हमला है, जिसका मकसद बिल्कुल साफ है, 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से बंद इस रास्ते को खोलना। अमेरिकी बॉम्बर्स ने यह हमला ऐसे वक्त में किया जब दुनिया का लगभग हर देश हॉर्मुज को फ्री कराने के लिए अमेरिका की ओर से मांगी गई मदद का प्रस्ताव ठुकरा चुका था। लिहाजा ट्रंप ने इस काम को अकेले ही करने की ठान ली है, यानी हॉर्मुज पर ट्रंप ने एकला चलो का मन बना लिया है। ट्रंप कह रहे हैं उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो हॉर्मुज खुलवाने के लिए अकेले ही सक्षम है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके यहां से होने वाले ऊर्जा व्यापार को रोकने की कोशिश की। ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच से होने वाले इस सकरे समुद्री गलियारे से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। ऐसे में अब ट्रंप ने अकेले ही इस रास्ते को खोलने के लिए अपने बॉम्बर्स को खुली छूट दे दी है और उन्होंने 2200 किलो के GBU-72 बंकर बस्टर बमों की बरसात कर दी है। 5000 पाउंड यानी लगभग 2200 किलो के डीप पेनिट्रेटर बमों को बंकर बस्टर बम कहा जाता है। 2021 से अमेरिकी वायुसेना GBU-72 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर रही है। बंकर बस्टर बम वो खास हथियार हैं जो गहरी जमीन या मोटे कंक्रीट में घुसकर अंदर फटते हैं। ये बम कैसे काम करता है वो भी समझिए। बंकर बस्टर बम लॉन्च होने के बाद जमीन को गहराई तक भेदता है। इसमें तुरंत विस्फोट नहीं होता, बल्कि ये करीब 100 फीट नीचे जमीन में जाकर फटता है। पहले कंक्रीट पर GBU-72 का प्राइमरी वॉरहेड फटता है, फिर ब्लास्ट के बाद सेकेंडरी और मेन वॉरहेड ट्रिगर होता है। इसका मेन वॉरहेड 6 फीट मोटी कंक्रीट को भी अंदर तक भेजने की ताकत रखता है। कंक्रीट के पार जाने के बाद ये सुरंग को भी तबाह कर देता है। अमेरिका ने 2200 किलो के बमों से हमला कर ईरान की फोर्टिफाइड यानी मजबूत और छिपी हुई तटीय मिसाइल साइटों पर सीधा हमला कर उसकी सबसे बड़ी ताकत को कमजोर करने की कोशिश की है। हालांकि ईरान अब भी कह रहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल किसी को भी नहीं करने देगा। ईरानी मिसाइल साइट पर खौफनाक बंकर बस्टर बमों से हमला इस बात का संकेत है कि अब ट्रंप हॉर्मुज की लड़ाई को बीच में छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो भी झुकेगा नहीं। ऐसे में इस जंग का और विनाशकारी होना अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका ने ईरान पर 5000 पाउंड वाला बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया तो ईरान ने भी अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से 2 नए हथियार निकालकर इजराइल पर ऐसा हमला बोला कि राजधानी तल अवीव दहल गई। ये 2 हथियार कौन से हैं? क्या है इनकी ताकत और कैसे खासियत इनकी है और कैसे इन हथियारों ने तबाही मचा दी? इस रिपोर्ट में उत्तर देखिए। ईरान अब फुल एंड फाइनल मूड में आ गया। ईरान अब युद्ध में मर जाएंगे या मार देंगे वाली लाइन पर खड़ा। ईरान ने इजराइल के अंदर 100 ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया। मेट्रो स्टेशन पर हमला, धुएं का उठता गुबार, टूटी हुई इमारत, आग की लपटें, धू-धू कर जलती गाड़ी। ये सीन तेल अवीव का और यहाँ पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। ईरान ने इजराइल पर जिन मिसाइलों से हमला किया वो हज कासिम और हैदर क्रूज मिसाइलें। ये ईरान की सबसे घातक मिसाइल हज कासिम। इस युद्ध में ईरान ने पहली बार इजराइल को टारगेट कर ये मिसाइल दागी। पहली मिसाइल निकली, दूसरी मिसाइल ईरान ने लॉन्च की, तीसरी मिसाइल ईरान ने दागी।
ये चौथी मिसाइल तेल अवीव की तरफ आगे बढ़ रही। इसके बाद 5, 6, 7 एक कर ईरान ने इजराइल पर एक साथ 10 हज कासिम मिसाइलें दागी और सभी के टारगेट पर इजराइल है। हज कासिम मिसाइलें जब इराक, जॉर्डन, फिलिस्तीन के आसमान से होते हुए इजराइल पहुंच तो तेल अवीव कांप उठा। तेल अवीव में चारों तरफ से तबाही का मंजर दिखाई दिया। ईरान ने एक साथ इतनी मिसाइलें दागी, इजराइल का आयरन डोम भी कंफ्यूज हो गया, किस किस को मारूं। ईरान की तरफ से दागी गई हज कासिम मिसाइल को आयरन डोम ने उस समय मार गिराया जब ये तेल अवीव के आसमान में टारगेट के एकदम करीब पहुंच गई थी। हज कासिम एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका नाम ईरान के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। अब इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह मिसाइल कितनी घातक होगी। हज कासिम मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर है, वजन करीब 60 टन, वॉरेट क्षमता 500 किलोग्राम, इसकी लंबाई 11 मीटर है, इसकी स्पीड 13,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये MARV यानी मैन्यूरेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक से लैस, जिससे ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसे और ताकतवर बना देता है, मतलब ये हवा में ही दुश्मन के मिसाइलों को जाम कर देता है। यह अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट सिस्टम को मात दे सकती है। ईरान का दावा है कि अभी तो वो अपने पुराने स्टॉक को ही बाहर निकाला है, जब वो नई मिसाइलों को निकालेगा तब सोचिए क्या होगा। ईरान ने इजराइल पर एक और नए हथियार से हमला किया है, वो है हैदर क्रूज मिसाइल। हैदर ईरान की एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है। यह हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी दागी जा सकती है। यह अपने टारगेट पर 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। ये बख्तरबंद गाड़ियों और कंक्रीट के बंकर्स को नष्ट करने में माहिर है। इसमें 2 वेरिएंट है, पहला हैदर 1 जो क्रूज मिसाइल है और दूसरा हैदर 2 जो एक ड्रोन है। ईरान अपने जखीरे से रोजाना नए हथियार निकालकर अमेरिका और इजराइल को शॉक दे रहा है। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के सामने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। इजराइल किस तरह से अपने दुश्मनों को टारगेट करता है, ईरान के लारिजानी और सुलेमानी की मौत इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इन दोनों की मौत से ईरान की रणनीति को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। लारिजानी खामनेई की मौत के बाद ईरान के सबसे कद्दावर शख्स, देश के अंदर की अशांति, युद्ध, रूस और चीन से रिश्ते, लारिजानी सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लारिजानी की मौत के बाद ईरानी सेना ने बदला लेने की अब कसम खा ली है। इस धमाके की गूंज ईरान को बेचैन कर रही है। इस धमाके ने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के बाद ईरान के सबसे पावरफुल शख्स अली लारिजानी को मौत की नींद सुला दिया। कौन थे अली लारिजानी, जिनकी मौत पर ईरान में छा गया है मातम? अली लारिजानी की मौत से क्यों खुश है नेतन्याहू? इजराइल ईरान के पूरे लीडरशिप को चुन चुन कर मार रहा है। ईरान के तगड़े पलटवार के दावों के बीच अली लारिजानी और उनके बेटे की यह ताबूत बता रही है कि ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। 18 दिनों के युद्ध में खामनेई की मौत के बाद ईरान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी को ही इजराइल ने बम से नहीं उड़ाया, बल्कि बासिस फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की भी मौत हो गई है। बासिस कमांडर सुलेमानी की मौत से ईरान को कितना नुकसान हुआ है, इसकी डिटेल दिखाने से पहले आपको अली लारिजानी की मौत से ईरान को हुए घाटे की डिटेल दिखाते हैं। अली लारिजानी कोई फौजी कमांडर नहीं थे, लेकिन वो ईरान के फैसलों को आकार देने वाले लीडर थे। सत्ता, सेना, IRGC के बीच बैलेंस पॉइंट थे। कट्टरपंथियों और सुधारवादियों दोनों को कबूल थे। जंग, कूटनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, लारिजानी कमाल के कोऑर्डिनेटर थे। अली लारिजानी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के टारगेट पर थे। ये धमाका देखिए, लारिजानी की कार पर इजराइल ने कितना सटीक निशाना साधा। सवाल है कि अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान के बिखर जाने के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं?
इसे 5 पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो चुकी है। मुस्तफा खामनेई घायल है या कोमा में है, क्लियर नहीं है। पॉइंट नंबर 2, लारिजानी की आवाज पूरे सिस्टम में असर रखती थी। पॉइंट नंबर 3, लारिजानी कट्टरपंथियों और सुधारवादियों के बीच एक पुल थे। पॉइंट नंबर 4, रूस और चीन से ईरान के रिश्ते को लारिजानी ने ही संभाला था। पॉइंट नंबर 5, लारिजानी ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार भी थे। लारिजानी की मौत ने ईरान को तोड़कर रख दिया है। अपनी मौत के समय लारिजानी 3 बड़े संकटों को संभाल रहे थे। पहला, जंग थी। दूसरा, घरेलू असंतोष की लहर थी। तीसरा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और वाशिंगटन के साथ रुकी हुई अप्रत्यक्ष बातचीत। लारिजानी नहीं, गुलारेजा सुलेमानी को भी इजराइल ने मार डाला है। सुलेमानी पिछले 6 सालों से बासिज यूनिट के कमांडर थे। बासिज के सक्रिय और रिजर्व सदस्यों की संख्या करीब 10 लाख तक हो सकती है। यह शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC का हिस्सा है। यह मिलिशिया विरोध को कुचलने में बड़ी भूमिका निभाती रही है। बासिज को निशाना बनाए जाने से यह क्लियर है कि अमेरिका और इजराइल का युद्ध सिर्फ तेहरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस घरेलू सुरक्षा नेटवर्क को भी कमजोर करना है जो ईरानी शासन की नींव को मजबूत बनाए रखता है। लारिजानी की हत्या के बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मोसाद और इजरायली सत्ता पर नरक के द्वार खोलने की धमकी दी। जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास धमाके हुए। रामत गान इलाके में 2 लोगों की जान चली गई है। दुबई में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। लारिजानी और सुलेमानी जैसे ईरान के टॉप लीडर की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। IRGC भले ही इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रही, लेकिन लारिजानी और सुलेमानी की जगह तुरंत भर पाना बेहद मुश्किल है। जाहिर है इसका असर ईरान पर बहुत बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान कब किसको मारना है, इसकी पूरी लिस्ट नेतन्याहू अपने साथ लेकर घूमते। अब नेतन्याहू ने पंच कार्ड दिखाया। इस पंच कार्ड में ईरान के उन टॉप कमांडर्स और उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें इजराइल मारना चाहता है। इस पंच कार्ड में ईरान के किन किन नेताओं का नाम है, कितनों को इजराइल मार चुका है, अगला टारगेट कौन है, इस रिपोर्ट में तो पूरा बही खाता है। नेतन्याहू के पंच कार्ड में 5 नाम में से 2 को इजरायली सेना ने मिटा दिया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सलाहकार अली लारिजानी और बासिज कमांडर गुलमेरेजा सुलेमानी को इजराइल ने एयर स्ट्राइक उड़ा दिया। लेकिन नेतन्याहू के पंच कार्ड में 3 नाम और, जिन्हें इजराइल मिटाने के मिशन पर नेतन्याहू का ये वीडियो कोई AI नहीं, बल्कि बिल्कुल रियल, एकदम असली। जैसे ही नेतन्याहू ने अपने पंच कार्ड में शामिल 5 में से 2 का शिकार किया, तुरंत कैमरे के सामने आकर इसका ऐलान कर दिया। इस पंच कार्ड में 5 नाम जो इजराइल के हिट लिस्ट में, नेतन्याहू इसे हमेशा अपने साथ रखते हैं। सवाल है कि नेतन्याहू के पंच कार्ड में बाकी के वो 3 नाम कौन से जिन्हें वो मारना चाहते, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और इजराइल के टारगेट पर ईरान का कौन सा बड़ा नेता और कमांडर। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के इस पंच कार्ड में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, ईरान के खुफिया और सुरक्षा मंत्री इस्माइल कादिर, ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी का नाम है। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल कादिर पर भी हमला हुआ है। इजराइल ने टारगेट कर मिसाइलें दागी। इजराइल इस्माइल कादिर को मारने का दावा कर रहा है, तो ईरान हमले में कादिर के बचने की बात कर रहा है। एक टॉप लीडर और कमांडर के मारे जाने से ईरान बौखला गया। ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। ईरान तो नेतन्याहू को मारने तक का दावा कर चुका है, लेकिन जब नेतन्याहू सामने आए तो ईरान के लिए बैड न्यूज लेकर आए। इस वीडियो में नेतन्याहू इजराइल में मौजूद अमेरिकी राजदूत हकाबी से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं।
मौत की उड़ी अफवाह के बीच नेतन्याहू इस वीडियो में मैं जिंदा हूं बोलकर ईरानियों को चिढ़ा रहे हैं। यही वीडियो में 6 अंगुलियों वाली थ्योरी को भी प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। मतलब साफ है, नेतन्याहू ने अपने नए वीडियो के जरिए ईरानी कमांडर और टॉप लीडरशिप को क्लियर मैसेज दे दिया है। ईरान पर अभी हमले होते रहेंगे जब तक वो अपने पंच कार्ड टारगेट को हासिल नहीं कर लेते। उधर ईरान भी इस सीज फायर से मना कर चुका है। ईरान बदले की आग में जल रहा है और प्रतिशोध लेने के लिए इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर लगातार हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। इजराइल न सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान को भी दहला रहा है। यहां बैठा ईरान का प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल को लगातार निशाना बना रहा है। लिहाजा इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत में बमों की बारिश कर दी। 12 घंटे में 50 हमले करके इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान को दहला कर रख दिया। हर तरफ चीख पुकार, चारों तरफ बर्बादी का मंजर। ये तस्वीरें मिडिल ईस्ट की आज की सच्चाई चीख चीख कर उजागर कर रही है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष अब और ज्यादा खतरनाक रूप लेता जा रहा है। यहाँ सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। ताश के पत्ते की तरह गिरती इमारतें, हमले के बाद फैला धुएं का गुबार, मलबे में तब्दील कई मंजिला इमारतें। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए ताजा हवाई हमलों ने हालात की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। तड़के इजरायली हवाई हमलों ने वहां के अल बशूरा इलाके को निशाना बनाया। आसमान को चीरती हुई मिसाइलें और फिर जोरदार धमाकों ने चारों तरफ तबाही मचा दी। एक के बाद एक हुए ये धमाके इतने जोरदार थे कि इनकी गूंज से पूरा शहर दहल उठा और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इजरायली फौज ईरान के साथ साथ लेबनान में बैठे अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट, मिसाइल और बम बरसा रही है। देखिए कैसे इजराइल के हवाई हमलों ने बेरूत में इस पूरी बिल्डिंग को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया। और अब यहाँ सिर्फ कंक्रीट के टुकड़े और धूल मिट्टी का गुबार बचा है। किसी का सामान मलबे में दबा है तो किसी की छत गायब हो गई। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं है बल्कि सैकड़ों लोगों की उम्मीदों का टूटना भी है, क्योंकि ना जाने ऐसी कितनी इमारतें हैं बेरूत में जो मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही निशाना बनाया। पिछले 12 घंटों में पूरे दक्षिणी लेबनान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। इजराइल ने 50 से भी ज्यादा हवाई हमले किए हैं, यानी हर कुछ मिनट में आसमान से मौत बरस रही है। इजरायली सेना अब सिर्फ जमीन के रास्ते ही अंदर नहीं घुस रही बल्कि आसमान से भी लगातार बारूद बरसा रही है। बेरूत के रिहायशी इलाके में फैला ये मंजर अब गाजा की याद दिला रहा है। शहर के बीचों बीच हो रहे ये हमले बता रहे हैं कि अब लेबनान में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस जंग में अब तक करीब 886 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 1 मिलियन से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं और राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। 19 दिन बीत जाने के बाद भी ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि अब ये सीधे आम लोगों की दहलीज तक पहुंच गई है। बेरूत के मलबे के नीचे दफन रौनक तो यही बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान युद्ध बहुत भारी पड़ रहा है। जिन देशों से मदद मांगी उन्होंने ठुकरा दिया। घरेलू फ्रंट पर ट्रंप मुश्किल में है। आलम यह कि ट्रंप की अपनी टीम में फूट है और अब तक अहम पदों पर बैठे हुए 2 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। कहा तो यह भी जा रहा कि ट्रंप के ईरान युद्ध के फैसले से न उनकी टीम और न अमेरिका के लोग खुश हैं। युद्ध से जलते ईरान की लपटें वाशिंगटन डीसी को भी झुलसा रही है। ईरान की तबाही का साइड इफेक्ट अमेरिका में होना शुरू हो गया है। ईरान युद्ध में अमेरिका के शामिल होने के विरोध की आवाजें अब आम लोगों से होती हुई ट्रंप की टीम तक पहुंच गई है। सवाल है, क्या ईरान युद्ध की वजह से टूट रही ट्रंप की टीम नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट का इस्तीफा, धार्मिक स्वतंत्रता समिति में सेवा देने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला समीरा मुंशी का इस्तीफा, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी दिख रहे नाराज। नेवी के एक पूर्व अधिकारी ईरान के साथ युद्ध का विरोध करते हुए मीटिंग हॉल तक पहुंच गए।
अमेरिका के एंटी वॉर प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें 4 मार्च को आई थी। अब ट्रंप के बहुत खास काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोसेफ केंट ने इस्तीफा दे दिया है। जंग की शुरुआत में ही ट्रंप ने ऐलान किया था, ये चंद दिनों की बात है, लेकिन युद्ध तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुका है, जो अब अमेरिका को अंदर और बाहर दोनों मोर्चे पर हिला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति को उनका जंग का फैसला देश के भीतर अलोकप्रिय नेता बनाने की ओर ले जा रहा है। यूनिपैक यूनिवर्सिटी के ताजा सर्वे में करीब 59% अमेरिकी इस युद्ध के खिलाफ हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के फैसलों को लेकर मतभेद है। युद्ध का आर्थिक प्रभाव अमेरिका की जेब पर पड़ा है। गैस की कीमतें एक महीने में 2.94 से बढ़कर $3.72 प्रति गैलन हो गई है। ईरान के साथ युद्ध उम्मीद से कहीं अधिक खिंच गया है, जिसने अमेरिकी सैन्य साख पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों से युद्धपोत भेजने की अपील की थी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। ट्रंप ने नाटो देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दी है, लेकिन इसका भी असर किसी पर नहीं हुआ। मतलब अंदर और बाहर दोनों फ्रंट पर ट्रंप के लिए नो विन सिचुएशन है, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, जो केंट के इस्तीफे पर भी पलटवार किया। ईरान युद्ध का इम्पैक्ट है कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट कैंप ही टूटता दिख रहा है। जो केंट का इस्तीफा ट्रंप के युद्ध के फैसले पर बहुत बड़ा प्रहार माना जा रहा है। योगी के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में न दंगा होता है न कर्फ्यू लगता है। आज यूपी में योगी सरकार के 9 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने इस बात को दोहराया और दंगा ब्रिगेड को सख्त चेतावनी दी, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत है और 2 दिन बाद ईद है। ऐसे में नवरात्र और ईद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं और उससे कुछ ही देर के बाद रात ठीक 9 बजे कानून व्यवस्था को लेकर यह समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें सभी डीएम, सभी एसपी, सभी एडीजी जोन और मंडलायुक्त शामिल होंगे। सीएम योगी बैठक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब सड़क पर नमाज को लेकर भड़काऊ बयान लगातार दिए जा रहे हैं। ऐसे में उपद्रवियों से निपटने के लिए योगी फोर्स ने कैसा महाप्लान तैयार किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। कहीं फ्लैग मार्च, कहीं चेकिंग, कहीं मॉनिटरिंग, कहीं मीटिंग, कहीं ड्रोन से निगरानी, तो कहीं लोगों से अपील। पहले होली, अब कल से नवरात्रि और फिर 2 दिन बाद ईद के चलते योगी फोर्स अलर्ट मोड पर आ गई है। योगी ने निर्देश दे दिए हैं, जिस शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए बीते 9 सालों से योगी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो इस बार भी किसी हाल में टूटने ना पाए। इसके लिए योगी ने अपना 6 लेयर सिक्योरिटी प्लान एक्टिवेट कर दिया है। नवरात्रि और ईद एक साथ पड़ रहे हैं, तो योगी का महाप्लान भी तैयार है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है। 20 या 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। कहीं कोई हलचल नहीं, और यही है सुरक्षा का एहसास। सीएम योगी के निर्देश पर पूरे राज्य में ईद और नवरात्रि को लेकर तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई। सड़कें योगी फोर्स के भारी संख्या बल से पटी हुई। हर गली कूचे, चौक चौराहों पर योगी फोर्स के बूटों की धमक गूंज रही है। रिहायशी इलाकों से लेकर बाजारों तक शहर के प्रमुख इलाकों में ईद और नवरात्रि पर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारियों की मीटिंग का दौर जारी है। ऐसे में यूपी पुलिस के जवानों से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स तक सड़क पर उतर चुके हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जमीन पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, तो आसमान में ड्रोन से निगरानी हो रही है।
बरेली पुलिस ने अलविदा जुमे की नमाज के लिए 467 मस्जिदों पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं और पूरे शहर में सीसीटीवी निगरानी और आरआरएफ की तैनाती की गई है। वहीं नवरात्रि पर सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर 15 अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। ईद को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि दोनों त्योहार शांति, सौहार्द और सुरक्षा के साथ संपन्न कराए जा सके। हमारे सारे देश के लोग रहेंगे, ड्रोन से लगातार पूरे क्षेत्र की हम लोग निगरानी करेंगे और इसी दौरान जो है वो ईद का त्योहार बढ़ेगा। तो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है, उनका जो मोबिलिटी प्लान है उसको बना लिया गया है और पूरे जनपद में दोनों ही त्योहार को हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। इधर महाराजगंज में भी चैत्र नवरात्रि और ईद के लिए पुलिस ने सुरक्षा बल, सीसीटीवी और ड्रोन तैनात किए हैं। 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम तैयार है। ईद के मौके पर उपद्रवियों से निपटने के लिए संगम नगरी में मस्जिदों के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया के द्वारा निगरानी रखी जा रही है, कोई भी व्यक्ति है अराजकता ना फैलाए। इसके अलावा पुलिस की फुट पेट्रोलिंग भी चल रही है, जगह जगह पर हमारी पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई हैं और इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा और ICC के कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति पैनिक ना फैलाए और शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न ना पाए। साफ है, ईद और नवरात्रि के एक साथ आने से उपद्रवी गैंग एक्टिव हो, उससे पहले ही योगी ने अपनी फोर्स को अलर्ट कर दंगाइयों को सख्त कार्रवाई का पैगाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईद और नवरात्रि साथ में शांति से मनाई जाए, लेकिन इसके लिए योगी फोर्स ने मुद्दा संभाल लिया। तो दूसरी तरफ सड़क पर नमाज पढ़ने का ओपन चैलेंज देने वाले मौलाना के लिए भी योगी ने प्लान तैयार किया। इस पर अब से कुछ ही देर में होने वाली बैठक में चर्चा होगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मौलाना योगी की तैयारी देखकर कहने लगे कि नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। सड़कों की कोई नमाज नहीं होगी। आज दंगा करना भूल गए। परसों यानी जुमे के रोज अलविदा की नमाज और उसके बाद भाईजान ईद मनाएंगे। लेकिन योगी राज में ईद का जश्न कैसा होगा, इसका उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया है। मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की जाएगी, सड़कों पर कोई नमाज नहीं होगी। भाईजान को सीएम योगी के निर्देश क्लियर है, सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, ईद पर सड़क पर माहौल खराब नहीं करना है और जुमे के बाद उपद्रव की कोई गुंजाइश नहीं है। कुल मिलाकर ईद पर योगी की खींची लक्ष्मण रेखा को भाईजान पार नहीं कर पाएंगे। यूपी में जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आज हर व्यक्ति आना चाहता है। पर्व और त्योहार कोई भी हो, गाइडलाइंस एकदम क्लियर है। शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए पर्व मनाया जाए, क्योंकि सड़क पर उपद्रव काटने से माहौल खराब होता है। सड़क पर चलने वाले एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में उन्नाव के शहर काजी मौलाना निसार अहमद ने ऐलान कर दिया है कि ईद की नमाज 2 बार पढ़ी जाएगी ताकि सड़कों पर नमाज पढ़ने की नौबत न आए। लोगों की सहूलियात के वास्ते 2 बार बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाएगी। मसाजिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी, वो तब सब की सब ईदगाह मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की जाएगी, सड़कों पर कोई नमाज नहीं होगी। केवल मौलाना निसार अहमद ही नहीं, लखनऊ के मौलाना भी यही कह रहे हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का कहना भी यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से मस्जिद में ही इबादत करनी चाहिए। ये इबादत की तारीखें हैं, इबादत के दिन हैं। हर एक को मस्जिद में जाके शांतिपूर्ण ढंग से इबादत करना चाहिए। यूपी का मौलाना जानते हैं कि प्रदेश में शासन योगी का है, जहां गाइडलाइंस के पालन में ही भलाई है। लेकिन हैदराबाद के मियां भाई सैयद अयूब योगी को चैलेंज कर रहे हैं। वो सड़क पर नमाज पढ़ने को उतारू हैं। कह रहे हैं कि ईद पर मुसलमान जरूरत पड़ने पर सड़कों पर नमाज पढ़ेगा, जिसमें हिम्मत हो रोक ले। पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की माँ जनी तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। यही फर्क है योगी के यूपी में और ओवैसी के हैदराबाद में।
या मौलाना योगी की खींची लक्ष्मण रेखा लांघने की सोचते भी नहीं है, बल्कि शांति से त्योहार मनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं सैयद अयूब जैसे मौलाना है कि छोटे ओवैसी की तरह सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहे हैं। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे, रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना, मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। मौलाना सैयद अयूब भूल गए हैं कि योगी के प्रदेश में बरेली वाला मौलाना तक दंगा करना भूल गया है और योगी फोर्स प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति को बनाए रखने के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पर है, इसलिए उपद्रवी चाहकर भी दंगा नहीं कर पाएंगे। नवरात्रि और ईद को लेकर योगी का महाप्लान तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।